हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे यूनिट 7 बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। तो पहले समझते हैं बैंकिंग क्या है। बैंकिंग जो टर्म इसमें दिया है, बैंक का कार्य क्या होता है दोस्तों? पैसे आप जमा करते हैं, पैसे का आप विड्रॉ करते हैं, आप बैंक से लोन भी लेते हैं, कभी बैंक भी पब्लिक से लोन लेती है। बस इसका काम क्या है? पैसे का डिपॉजिट करना और पैसे को विड्रॉ करना, यही दो काम इसका है। जब पैसे किसी को देती है तो महंगा रेट करती है, जब किसी से लेती है वो सस्ते रेट पे अपने पास जमा करती है। यही काम है बैंक का। अब पूछता फाइनेंशियल क्या है? कुछ फाइनेंशियल जिसमें आप करेंट एसेट, जैसे गोल्ड है, गोल्ड सोना हो गया, आपका कोई जैसे प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का फाइल्स है वो हो गया, प्लस शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इत्यादि सारी चीज़ें किससे जोड़ दिया? फाइनेंशियल से। इंस्टीट्यूशनल क्या है? इंस्टीट्यूशनल जो भी संस्था है, अब संस्था के रूप में जैसे आरबीआई एक संस्था है, एसबीआई एक संस्था है, नाबार्ड बैंक एक संस्था है, सिडबी बैंक भी अपने आप में एक संस्था है। ये संस्था इनको क्या पूछता है? कौन सी बैंक की स्थापना किस साल में किया गया, इस बैंक का काम कार्य क्या है, कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक है, कौन सी बैंक जो पब्लिक बैंक है, कौन सी बैंक जो कारपोरेट बैंक है, इत्यादि सारी चीज़ें पूछता है क्वेश्चन में। तो आपको बस अपने पेपर के बिहेव से पढ़ना है। अब भी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप देखते ही हैं बैंक का काम क्या है। तो पहले समझते हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई ये देश की, पूरे भारत की सबसे टॉप लेवल के ही बैंक है। ये क्या करती है? सिर्फ नोट की प्रिंटिंग करती है। और ये जो प्रिंटिंग करती है, कभी कभार लोग ये भी कहते हैं जब आरबीआई देश की खुद ही बैंक है, महंगाई इतना ज़्यादा क्यों ना ज़्यादातर नोट प्रिंट कर दिया जाए, छाप दिया जाए, इससे महंगाई कम किया जाए। मगर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। आरबीआई जब नोट प्रिंट करती है ना, तो देश के लिए क्या होता है, कई चीज़ अगर आरबीआई से सबके घर घर नोट छाप के दे देगा, नोट तो हो जाएगा, मगर देश की हालात इतनी ख़राब हो जाती, महंगाई आ जाएगा। जैसे सोमालिया में है, लोग गड्डी गड्डी नोट भर करके ठेले पे लेके जाते हैं और 1 किलो 2 किलो टमाटर लेके आते हैं, वही हाल यहाँ हो जाएगा। कारण है, पहली चीज़ देखा जाता है जो नोट प्रिंटिंग के लिए आपके देश की जीडीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका जब जीडीपी बेटर हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो आप इंपोर्ट करते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी, ये भी बहुत अच्छा इंक्रीज करता हो। तीसरा, आपकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो भी डिनोट किया जाता है, पॉपुलेशन। दूसरी चीज क्या डिनोट किया जाता है? आपका वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में कितना आपका शेयर है, आपने कितना पैसा उधार ले रहा है, उधार ले रखा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, WTO, इसके जो रूल है इसको आप कितना फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से आपने कितना पैसा बारो, ये सारी शर्तें आपको मानना पड़ता है। जब ये शर्तें आपको बेटर रहेगा, प्लस आरबीआई जब नोट प्रिंट करती है, ये भी अपने पास कम से कम 15,000 करोड़ रुपया रिजर्व रखती है, कुछ गोल्ड भी रखती है। क्या रखती है? गोल्ड प्लस कैश, कितना? 15,000 करोड़ लिख देते हैं दोस्तों। 15,000 करोड़ रुपया जो है अपने पास पहले रखेगी, तब जाके प्रिंट। ये सारी शर्तें जो मानती है उसके हिसाब से प्रिंट किया जाता है। क्यों? नहीं तो अगर मान लीजिए आप प्रिंट कर दे, आईएमएफ बोले ये क्या कर रहे हैं, क्या है, आपने इंटरनेशनल जो भी मॉनेटरी फंड का रूल को फॉलो किया नहीं, आपने WTO ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन रूल को फॉलो किया नहीं, आपने वर्ल्ड बैंक जो भी बोलता पैसा उधार देते उसका अपने नियम को फॉलो किया नहीं। अगर ये सब आप फॉलो अच्छे से करते हो, हर एक चीज़ में आपका रिलेशन ज़बरदस्त है, तो इससे आपके देश की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगा, और लोगों को व्यापार में सबसे अच्छा क्या होता है, एक मौका अच्छा मिलता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई इतना पैसे रखती है, तब प्रिंट करती है, ठीक है। और इसके लिए भी रूल होता है,
कभी कभार मार्केट में जब ज़्यादा पैसे सर्कुलेट हो जाता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो आरबीआई 10 साल के अंदर में क्या कर देती है, डिमोनेटाइजेशन कर सकती है। इसका अपना खुद का रूल है। क्यों? क्योंकि लोग जब मार्केट में कुछ नकली नोट्स क्या होता आने लगते हैं, इससे हमारे देश की हालात खराब हो सकती है, इससे महंगाई बढ़ सकती है, और महंगाई से क्या हो जाएगा, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जब आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पैसे की कीमत कम हो जाए, आपकी वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी, आपकी देश धीरे धीरे घाटे में आ सकती है। इसीलिए हर एक रूल का पूरा चीज क्या होता है, फॉलो किया जाता है। तो आरबीआई ये सारी चीजें करती है। अब आइए बात करते हैं आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे नियंत्रण में करती है। इन्फ्लेशन मीन्स होता है दोस्तों महंगाई। महंगाई अगर ज़्यादा होती है तो आरबीआई उसको नियंत्रण में लाती है। कैसे लाती है? पहली चीज वो क्या करती है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करती है, इसको नियंत्रण में लाने के लिए, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई जो बढ़ती है, इसके कुछ टूल्स है, इसके कुछ औजार हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, ये जो बेसिक इसके आधार हैं, इनके माध्यम से क्या करता है, पैसे को नियंत्रण में लाता है। अब जैसे कहें पैसे को नियंत्रण, जी हाँ, अब मार्केट पता चला आरबीआई 10,000 करोड़ रुपया प्रिंट किया था, सबके पास कुछ पैसे पहुंच गए, लेकिन देखते हैं कभी काल कुछ पैसे जैसे नकली नोट्स आ गए मार्केट में, तो वो क्या करता है, हमारे जो नोट्स है 10,000 थे, पता चला 15,000 करोड़ रुपया आ गए, 20,000 करोड़ कैसे हो गया भाई, 10,000 करोड़ और कहाँ से आ गया नोट्स। तो आरबीआई क्या करते हैं, उसको नियंत्रण करते, 10 साल के बाद डिमोनेटाइजेशन कर देती है। और जो मार्केट में पैसा है ज़्यादातर सर्कुलेट किया, आरबीआई उस पर बैंक रेट महंगा करके क्या करते हैं, टैक्स लगाती है, उसके माध्यम से पैसा अपने पास रख लेती है। ठीक है, कैसे रखती, देखिए यहां पर लिखते हैं दोस्तों, बेसिक चीजें आपको बहुत जरूरी है, जब तक आपके समझना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का एक पार्ट है हमेशा। अब मान लीजिए पहला इसका रूल है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है बैंक रेट, एक होता है एसएलआर। ये इसके टूल हैं, इसके औजार हैं, इन्हीं के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। आप सोचिए कैसे, मान लीजिए मार्केट में है, एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 करोड़ रुपया आ गया है, 1,000 करोड़ रुपया क्या हो गया, पूरे भारत में चल रहा है। अब 10,000 करोड़ रुपया मार्केट में है, अच्छी बात है, लोग पास पैसा है, किसी के पास 1,000 होगा, किसी 2,000 होगा, पूरी जनता के पास है। अब कोई पता चला नकली नोट्स लाके इसमें चला दिए। अब 10,000 तो आरबीआई कहेगी मैंने तो 10,000 रुपये मार्केट में उतारा था, पैसे को प्रिंट किया, लेकिन इसमें और ये कहाँ से 2,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया। तो आरबीआई क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा आता है इनके, इससे क्या होता है, हमारे देश में महंगाई ये भी लाने का कारण बनता है। दूसरा है, जब आपका प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, जब आपके प्रोडक्शन उत्पादन जो होते बहुत कम हो जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, और जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई है। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में देखिए, कभी टमाटर आपको 20 रुपये केजी मिलता था, आप 200 रुपये केजी मिल रहा है, सोचिए 180 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि कई कारण हो गया, हो सकता है प्रोडक्शन कम हो गया हो सकता है मौसम जो हमारा प्रकृति आपदाएं आती हैं, बाढ़ है, सूखा है, इसका इफेक्ट पड़ा प्रोडक्ट्स, और क्या हुआ, हमारे वेयर हाउस काफ़ी नष्ट हो जाते हैं, तो उससे हमारा क्या हुआ, वस्तुएं कम पड़ गई, शॉर्टेज आ गया, और डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है डिमांड और सप्लाई का, यहाँ बताते हैं, ऐसे डिमांड रेखा चलती है और सप्लाई। अब डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड जितना बढ़ेगा आगे की तरफ बढ़ेगा, पहले जब डिमांड यहाँ था तो प्राइस P1 था, और जैसे और बड़ा प्राइस इतना हो गया, डिमांड जैसे बढ़ेगा
तो प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। यही हाल हुआ। इससे क्या होता, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आरबीआई इस पैसे को नियंत्रण करने के लिए क्या कर देती है, बोलती है कि हम नए नए रूल्स जैसे लाते हैं। क्या करेगी, पैसे को बोलेगी ठीक है आप बैंक में जमा कर दीजिए, जो आप 7 रुपया रेट है हम आपको 8 रुपया क्या करेंगे इंटरेस्ट देंगे, 100 रुपये पे 8 रुपया देंगे। लोगों के मन में लालच आता है, क्यों ना पैसे बैंक में जमा कर दें। तो लालच देती है, बैंक लोग पैसे बैंक में जमा करने लग जाते हैं। ठीक है, इससे पैसा क्या होता है, जो मार्केट में था किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। अब आरबीआई के पास मतलब जितने आरबीआई से जुड़े बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, रूरल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जितने सारे बैंक है सब पे रूल क्या करती है आरबीआई इंप्लीमेंट कर दी। सब लोगों ने लालच देते हैं, ऑफर दे के सारा पैसा जमा कर लेते हैं। जब पैसा आम जनता के पास तो अपना ही रह गया। अब 10,000 करोड़ बता, मार्केट में 8,000 करोड़ हो गया। इससे यह हो गया कि अब लोग के पास पैसे की मात्रा जब कम रहेगा तो कम खर्च करेंगे। और कम खर्च करने का मतलब ये नहीं कि खाएंगे नहीं। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाएगा। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, ठीक है, इससे हमारी महंगाई कम हो जाती है। और जब कभी कभी लगता है कि अब मार्केट बिल्कुल पैसा नहीं, तो फिर आरबीआई वही रूल क्या करती है, रेपो रेट को सस्ता कर देती है। बोलेगी आइए हम आपको सस्ते पैसे लोन देते हैं। बोले कैसे, जहाँ हम 8% पे जमा किए थे हम आपको 4% पे लोन देते हैं। लोग लगे यार 100 रुपया लो, 4 रुपया देना मंथली। लोगों को लगे चलो पैसे ले लेते हैं, कोई बिजनेस करेगा। जब बिजनेस करेगा, रोजगार करेगा, नए नए रोजगार क्रिएट करेगा, तो लोगों को क्या करेगा, रोजगार भी देगा। बिजनेस एक कोई खोलेगा, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपया लगा के रोजगार करेगा, कम से कम 20-25 लोगों को तो रोजगार देगा। तो इससे क्या होता है, रोजगार क्रिएट होता है। फिर से जो मंदी आ रही है उसको रोजगार में क्रिएट किया जा सकता है। आपने देखा होगा, इसलिए गवर्नमेंट जब कोरोना काल के बाद जो है प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है काफ़ी योजनाएं ले दिया है। जैसे मुद्रा योजना क्या है, तो मुद्रा योजना का मतलब ये नहीं था कि आप आप घर बैठे रहो। मुद्रा योजना मतलब पैसा लोन लो, आप कुछ काम करो, रोजगार करो और देश की भी जीडीपी में अपना सहयोग दो। ये कारण होते हैं आरबीआई का, बस इतना ही काम है। अब इसमें पूछते हैं कैश रिजर्व क्या है। भाई अपने पास कुछ ना कुछ पहले कैश रखना पड़ता, लेकिन कभी आरबीआई भी अपने पास रखती है। और जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, उनको भी आरबीआई उन पर नियंत्रण करती है कि अगर आप बैंक चला रहे हैं तो जितने रूल हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास कम से कम इतना पैसा होगा तभी तो आप बैंक चला सकते हैं। क्योंकि बाई चांस कभी कभार बैंक वाले घाटे में हो जाते हैं, तो आरबीआई जो पहले ऑलरेडी कैश का पैसा रखे तो वही पैसे फिर उनको दे करके उनको बचाती है कि चलिए ठीक है मैं आपको एक सेव सुरक्षित कर लेती हूँ, आपको बचाती हूँ। ये बेसिक चीजें होती हैं दोस्तों, ये आरबीआई के फंक्शन। अब कहता है फंक्शन, रूल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। अब फंक्शन मतलब कैसे क्या कार्य करता है, वही रूल वही नियम है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मतलब सिर्फ पैसे की बात कर रहा है। अब पैसे में से कॉल मनी क्या है, हॉट मनी क्या है, पेपर मनी क्या है। पेपर मनी जैसे आजकल एटीएम कार्ड से आप जाते हो, डिजिटल मनी क्या है। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ गया, मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लाता है, इसको मैनेजमेंट करता है, इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करता है। आप जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है 1 साल के अंदर के लिए होता है। आप जैसे लोन ले रहे हो उसमें रेट आप देखें इस साल कुछ था, अगले साल कुछ हो भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी की आरबीआई सारे रूल्स बनाती हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे नियंत्रण में लाया जाए। पैसे के अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा है तो कैसे उसको कंट्रोल में लाए, डिफ्लेशन हो रहा है तो कैसे फिर से उसको बढ़ाया जाए। तो दोनों चीज़ इसमें रूल बनता है। कॉल मनी होगा, आप अभी कॉल करो पैसा मिल जाएगा। हॉट मनी जब मार्केट में उसकी रेट बहुत ज़्यादा चल रही हो, हॉट मनी। पेपर मनी है, जैसे आप देखते होंगे पेपर मनी आ गया, डिजिटल कार्ड है हो गया, जैसे एटीएम कार्ड है, आप गए कार्ड लगाए पैसा आ गया, ये क्या है डिजिटल। आजकल जैसे बिटकॉइन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉनेटरी पॉलिसी उसको क्या करती है, नियंत्रण करती है, उसको मैनेजमेंट करती है, उसको बनाती है कि भाई मार्केट पैसा ज़्यादा सर्कुलेट ना करे और ना ही ज़्यादा बहुत कम भी हो, दोनों बीच में नियंत्रण में होना चाहिए। इससे देश की हालात को बेटर होगा। लोगों को ये लगता है कि महंगाई से क्या होता है। महंगाई दोस्तों क्या होती है, सिर्फ हमारा नुकसान होता है कि हमारी वस्तुओं की कीमत तो बढ़ती है लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर एक समय था कभी 1 रुपये के $1 मिलता था,
आपके पास अगर 1 रुपया था तो आपको समझिए जो डॉलर मिलता था, $1 1 रुपये मिलता था। 1945 लगभग 45-46 कर देखिए तो 1 रुपये के $1 मिलता था। आज आप 80 रुपया देते हैं तब आपको $1 मिला, तो आपकी वैल्यू घटी कि नहीं घटी? तो घट जाती है। इसीलिए बोला गया है कि आरबीआई अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको नियंत्रण में रखते हैं। नहीं तो पता चलेगा आप 200 रुपये तक के पहुंच जाएगा, 200 रुपया देंगे तो $1 मिलेगी। अब पता चला कोई व्यक्ति $1 लेके आएगा, आपके यहाँ व्यापार किया, आपके देश से पूरा क्या कर सकता है, कब्जा भी कर सकता है। भाई उसके पास डॉलर है, उसकी कीमत ज़्यादा है, आपके पैसे की कीमत कम होगी। आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट में, मान लीजिए अमेरिका से कोई वस्तु लाना है, मान लीजिए जैसे कि आप एक मार्कर ही लाना है, अमेरिका बना रहे हैं, अब इसकी कीमत तो $1 में रखा है, बोल देगा भाई आप $10 देंगे तब आपको ये पेन मिलेगा। अब आपके यहाँ यही पेन सेम टू सेम बन रहा है, आप इसको बनाने में कितना आपने पता चला, मल्टीप्लाई करके बताते दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप हिंदुस्तान बनाते हैं तो 80 रुपये से और 10 करेंगे तो आपको लग रहा है पता कितना, 800 रुपया। 800 रुपया लगा रहे हैं 10 पेन को बनाने में, 800 रुपया लगा रहे हैं 10 पेन को बनाने में यही। और अमेरिका सिर्फ क्या करता है, 10 पेन को बनाने में क्या करता है, अपना $10 लगा देता है, बस $10 लगा रहा है। तो सोचिए अमेरिका अगर बनाता है तो अपने डॉलर में करता है, हिंदुस्तान अगर उसको बनाता है तो रुपए में, लेकिन जैसे हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है, लेकिन जो वस्तु बनाने में कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग गई है, वो हमें सस्ते में खरीद लेगा, हम उसकी वस्तु महंगे हमें पड़ेगी। और जब पता चला हम भी 1 रुपये में बना रहे, वो भी $1 में बना रहा है, तो कोई फर्क दिखेगा नहीं ना। तो जब एक दूसरे के रुपये की और डॉलर की कीमत बराबर रहेगा तो हमारे किसी प्रकार क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं, हम भी पावर में आ सकते हैं, हमारे पास भी हमारी क्षमता है किसी वस्तु खरीदने का। आप मान लीजिए कोई विपणन सेक्टर में कोई काम कर रहा है, कोई वस्तु हमें चाहिए, अब उसको बनाने में हमें महंगा पड़ेगा तो हम तो पीछे हो जाएंगे, हमें मिलेगा भी नहीं। और पता चलेगा वो भी जैसे 1 रुपये का $1 का है तो बराबर ही रहेगा, तो हम भी विपन्स बनाएंगे, देश को सुरक्षा में ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे। ये चीज़ें इसलिए आरबीआई दोस्तों ये पूरा नियंत्रण में रखती है। लोगों को ये मत समझे कि आरबीआई क्यों नहीं इतना नोट छाप दे और मार्केट में उतार दे, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे पैसे को नियंत्रण में लाया जाए। अगला पढ़ते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। अब वही है, बैंकिंग में कुछ सुधार किया जाता है। अब जैसे कोई बैंक है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, आप पढ़ेंगे नरसिम्हा कमेटी 1998, 1992, अलग अलग सारी कमेटी, अलग चक्रवर्ती कमेटी, सिंघवी कमेटी, ये सारी चीज़ें इसमें सुधार लाया गया है। इसका मेन मकसद क्या था, बैंकों को कैसे और बेटर किया जाए, उसको कैसे और अपडेट किया जाए, बस यही मेन मकसद है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया बेसल नॉर्मल्स, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। देखिए अब इसमें क्या होता है, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, और रिस्क मैनेजमेंट में जैसे आपका एनपीए है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ आप देश के लिए अगर देखा, पंजाब नेशनल बैंक एक प्रकार से एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था। एनपीए का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दे दिया, कितना 10,000 आपने उधार दिया, और आपने दिया, बोला वो भी क्या बोला कि ठीक है मैं आपको हर मंथ 100 रुपया ब्याज भी दूंगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं भाई, मूलधन भी हमारा सेफ है प्लस ब्याज भी मिलता रहेगा। अब पता चला वो व्यक्ति ना तो ब्याज दिया और ना ही मूलधन दिया, तो वही आपकी क्या बन जाती है, एनपीए, ठीक है। अर्थात आरबीआई लोगों को पैसा तो दे दिया, उधार पे लोन दे दिया, अब लोगों ने लोन ही नहीं चुका रहे हैं, और ना तो मूलधन दे रहे हैं, ना तो प्रिंसिपल वैल्यू दे रहे हैं, और ना ही इंटरेस्ट भी पे कर पा रहे हैं, तो उस पर क्या होती है, बैंक घाटे में हो जाती है। क्योंकि बैंक के पास भी जवाब देने, अब मान लीजिए आरबीआई कहेगी बैंकों से कि जितना पैसा आपने लोन दिया है उसको रिकवर किया कि नहीं किया, तो बोलेंगे मिल नहीं रहा है, तो लोगों के पास नोटिस भेज के थक गई। अब पता चला जब नहीं पैसा आ पाता तो बन जाता है एनपीए। कुछ ऐसे हमारे देश के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो देश के ऐसे पैसे उधार लिए, बैंकों से उधार लिए बिजनेस करने के पर्पज से, अंत में वो पैसे वापस नहीं कर पाए, वो पैसे किसमें डूब गया, एनपीए में चला गया।
ठीक है। अब उसको कैसे मैनेजमेंट करती है, गवर्नमेंट फिर इसको सुधार करती है। कुछ बैंकों को, जो अच्छे बैंक डेवलप करेंगे उस बैंक को साथ क्या करते हैं, जो बैंक डाउन में है। आप देखोगे जब पंजाब नेशनल बैंक सबसे ज़्यादा पैसा डाउन में आ गया, जो यूनियन बैंक हो गया, कारपोरेट बैंक, इन सारे बैंकों को क्या किया, जोड़ा गया, मेल मर्ज किया गया। क्यों किया गया कि इनकी जो जीडीपी डाउन हो गया, जो इनका मार्केट वैल्यू, जिनकी साख क्रेडिट घटती जा रही है, इन बैंकों से जोड़ करके लोगों के अंदर एक विश्वास होगा, चलो पैसा जमा करते हैं, फिर से आरबीआई के पास या पंजाब नेशनल पास पैसे जमा करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक को क्या सपोर्ट, कौन सी बैंक की, अदर जो बैंक थी, कारपोरेट बैंक थी, एसबीआई बैंक थी, ये सारे बैंक मिल करके कुछ प्राइवेट आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को जोड़ करके उनको जो एनपीए डाउन उनको मैनेज किया गया, उनको फिर से मार्केट में लाया गया। ठीक है, नहीं तो बेचारे घाटे में चले जाते। कोई आज भी अगर किसी बोलो आप पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलाओगे, ना भैया एक बार पैसा जमा किया था सब डूब गया, अब नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, उस विश्वास को, उस साख को अच्छा बनाने के लिए और बैंकों को मेल मर्ज किया, जोड़ा गया। अगला पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट और मॉनेटरी। फिर वही से फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। दोस्तों मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म की बात करता है, 1 ईयर में काम करता है, और ये 10 साल 10 ईयर तक का, 20 ईयर तक का लॉन्ग ईयर के लिए काम करता है। लॉन्ग 10 ईयर, लॉन्ग ईयर बोलते हैं इसको, ये लंबे समय तक का काम करता है। अब जैसे मनी मार्केट क्या हुआ, जैसे हमने शुरुआत बोला, आपको पैसे की इमीडिएटली जरूरत है, आपकी अच्छा क्रेडिट, आपकी अच्छी साख, आपने कॉल किया, आपके पास पैसा आ गया। ठीक है, आपको बैंक पास गया, आपकी अच्छी गुडविल अच्छी, आप बैंक पास जाते हैं, आपको पैसा मिल जाता है। तो हॉट मनी बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, पेपर मनी बोलते हैं, डिजिटल मनी बोलते हैं। आजकल देखिए डिजिटल आ गया है, पेटीएम है, यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है, ये सारे किसके पार्ट हो जाएंगे, मनी मार्केट प्लस डिजिटल मनी। दूसरा है कैपिटल मार्केट। क्या है कैपिटल मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे आपका शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया। शेयर मीन्स जो हिस्सादारी होता है, बड़े बड़े जो कंपनी हैं, लोगों ने उससे पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे डिवेंचर, लोग कुछ बैंकों से पैसे, ऋण पत्र खरीदते हैं, तो उसमें भी पैसा लगाते हैं। तो ये आपका जो शेयर है, डिवेंचर है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इत्यादि जो शेयर मार्केट से जुड़े होते हैं, लायबिलिटी से जुड़े होते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी से होते हैं, ये आपके होते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ सिक्योरिटीज मार्केट बनाती है, गवर्नमेंट का भी कुछ सुरक्षा देती है, ये भी काम करती है, गवर्नमेंट भी सुरक्षा देती है। ठीक है, आपके अगर पैसे कोई जमा कर दिए बैंक में, बैंक वाला पैसा है, आपको ब्याज सही नहीं दे रहा है, तो आप काफ़ी चीज़ें आपके लिए कोर्ट कचहरी है, उसके माध्यम से आप केस लड़ सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, आपको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और मार्केट में किसी प्रकार कोई धांधलीबाजी ना हो, तो गवर्नमेंट आपको सुरक्षा देती है, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आम जनता का भाई पैसा है, और देखिए दोनों के नियंत्रण करती है, आरबीआई को भी नियंत्रण करती है भाई, कोई गलत पॉलिसी ना हो, और आम जनता के हित के लिए भी काम करती है। भाई अगर आप देश में हो, आप पे सुरक्षा नहीं प्रोवाइड होगा, तो आप कैसे महसूस करेंगे, ना तो हर एक व्यक्ति आपको ठग लेगा। तो इस प्रकार से पूरा व्यवस्था था जो हमने बात की आज, कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन कैसे रूल कार्य करती है, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, मतलब कैसे बैंकों का और सुधार किया जाए, जो बैंक घाटे में चल रहा है उसको प्रॉफिट में कैसे लाया जाए, उसको और अपडेट किया जाए, उसको और डिजिटलाइज किया जाए, यही सारी चीज़ है। उस पर अपडेट, अच्छे कर्मचारी को क्या किया, रिक्रूटमेंट किया जाए, भर्ती किया जाए। अब ऐसे व्यक्ति को मत कर दिए, पता चला वो कीपैड को टाइप कर रहा, देख देख के पूछ रहा है कि अब कोई व्यक्ति है, पूछेंगे क्या नाम है, बोलेंगे राम स्वरूप, अब राम आर दिख रहा है, AM दिख रहा है, तो टाइप करेगा तो प्रोसेस करेगा बैंक, नहीं करेगा। तो ये एक्सपर्ट बंदे हो, इंटेलिजेंट बंदे हो, अपडेटेड बंदे हो, ऐसे कर्मचारी को रखो, तो बैंक खुद अपने आप में क्या करेगी, सुधार करेगी। ये सारी चीज़ में रिफॉर्म किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल हम मिलते हैं, जय हिंद।